Good evening, everybody, all dear student. रामपुरा की पाठशाला में आपका सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में हम रेलवे भर्ती बोर्ड एएलपी टेक्नीशियंस जिसमें मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम आप लोगों के बीच में मैथ का सिलेबस लेकर के आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं और आपको दिन प्रतिदिन क्वेश्चन मिलते रहेंगे इसी तरह से। तो असिस्टेंट लोको पायलट जो टेक्नीशियंस के अंतर्गत होता है और आपकी परीक्षा भी लगी हुई है, 1-2 महीने के बाद पेपर आने वाला है। तो देखिएगा किस तरह से सवाल आप लोगों के बीच में है। और फिर से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे चैनल को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है मैथ के सिलेबस को लेकर के। 153 रुपए मूल्य वाली 153 रुपए मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार कितना मूल्य अंकित करे, कि 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 162 रुपए, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 184 रुपए और सी ऑप्शन में है 216 रुपए और डी ऑप्शन दिया हुआ है 224 रुपए और यहाँ पर हमने लिख दिया हल। तो देखिएगा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 153 रुपए मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार कितना मूल्य अंकित करे कि 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। तो आप पहले तो ये जानिएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो क्वेश्चन आपका पूरे मैथमेटिक्स से उठा करके देखा जाए तो डिस्काउंट चैप्टर से, जो लाभ हानि के बाद पढ़ाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक कंसेप्ट बनता है, वी नो दैट MP बटे CP बराबर का 100 प्लस KP अपॉन 100 माइनस का D। यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में ये संबंध होता है MP बटे CP बराबर 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस D। यहाँ पर ये MP अंकित मूल्य है, CP क्रय मूल्य है, P प्रॉफिट है और D डिस्काउंट है। और देखो जो मटेरियल यहाँ 4 अवयव हैं जिनमें से 3 आपको दिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वी नो दैट, इसलिए हमने ये सीखा। तो MP हमें ज्ञात करना है कि 153 रुपए मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार, तो ये CP दिया हुआ है, अंकित मूल्य अंकित करे ये ज्ञात करना है। तो MP हमें ज्ञात करना है और CP का मान हम रख देंगे 153 और बराबर के 20% का लाभ हो तो ये लाभ जुड़ता है तो 120 और डिस्काउंट ये जो है दिया है 15% की छूट, तो ये घटता है तो 100 में से 15 गए 85। ऊपर लाभ को जोड़ दिया 120 और डिस्काउंट को नीचे घटा दिया 100 में से, तो यहाँ हो गया 85। अब आपको बड़े प्रेम से काटा पैड़ी कर लेनी है, तो काटा पैड़ी करेंगे तो ये 17 पन्ना 85 और 17 ना 53 100, पुरानी भाषा में कहते थे हम लोग। तो 17 नंबर 153 भी होता है, इस तरह से कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा 24 पंचे 120, ये कट गया। अब ये त्रिया गुणा में इधर जाएगा तो MP बराबर हो जाएगा 24 गुणित का 9 और 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, 216 रुपए आप अंकित कर देंगे। तो आप ग्राहकों को 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी, 216 रुपए। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आप रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक जीप
180 किलोमीटर की दूरी, एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। उस जीप की चाल कितनी बढ़ाई जाए, कि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। 3 घंटे में तय कर सके। आपके बीच में ऑप्शन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन में है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके बीच में है, एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, उस जीप की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि पहली चाल आपको पता नहीं है क्वेश्चन में, तो हम पहली चाल पे कार्रवाई करें। तो इसके लिए आप लिखेंगे हल, या इंग्लिश में लिखेंगे तो सॉल्यूशन। चाल बराबर हम जानते हैं, अगर चाल ज्ञात करनी है किसी भी यंत्र की या मनुष्य की, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कहने का तात्पर्य अगर ये कह दिया जाए कि कभी भी दूरी में यदि समय का भाग दे दिया जाए तो हमें हमेशा चाल प्राप्त होती है। ओके, तो देखिएगा 180 किलोमीटर की दूरी हमें दिया हुआ है और 4 घंटे में हम तय कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो गई, चाल। एक जीप, जो जीप होती थी पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है। अब यहाँ पर देखेंगे न्यू चाल, या हिंदी में कह सकते हैं नई चाल, न्यू स्पीड। तो नई चाल बराबर भी कंसेप्ट थोड़ी बदलेगा, कंसेप्ट तो वही होता है दूरी बटे समय। तो अब दूरी भी कांस्टेंट है कि इसी 180 किलोमीटर की दूरी को हम कितने समय में तय कर लें, 3 घंटे में। तो 3 18, तो यहाँ की चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा आपकी पुरानी चाल जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और नई चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से निकल सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ये साधारण प्रश्नों में कह दिया जाता है कि यहाँ पर नई चाल क्या होगी, तो आंसर आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्वेश्चन ने तो ये कह दिया कि पहली चाल से अब तुम्हारी चाल कितना अधिक हो गई, कितना बढ़ गई या कितनी बढ़ा दी जाए। तो देखिएगा 60 में से इसी 45 को घटा दो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल बढ़ गई। तो देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। 80% विद्यार्थी एग्जाम हॉल में परीक्षा के प्रेशर में यही ऑप्शन मार देंगे, जबकि ये आंसर आपका नहीं होगा। क्वेश्चन के पूछे अनुसार आपका आंसर होगा डी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। उसने क्वेश्चन ने नई चाल नहीं पूछी है, ये कहा है कि यदि उस दूरी को 3 घंटे में तय किया जाए तो उस जीप की चाल को कितना बढ़ाया जाए। तो भाई आपको स्पीड बढ़ानी होगी। और ये कंसेप्ट बचपन में आप सीखते होंगे, दूरी, चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक राशि के बढ़ने से यदि दूसरी राशि घटे और एक राशि के घटने से दूसरी राशि बढ़े तो यह संबंध व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। कभी भी आप कोई भी वाहन ले लीजिए, जीप या कार या मोटरसाइकिल, अगर आप एक्सीलेटर बढ़ाएंगे तो किसी दूरी को तय करने में आपको समय कम लगेगा और यदि आप एक्सीलेटर कम करेंगे, स्पीड कम करेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। पैरों से भी करिए, अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा और अगर आप फास्ट चलेंगे तो समय कम लगेगा। एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घटे और एक राशि के घटने से दूसरी राशि बढ़े, वह संबंध फिजिक्स के अनुसार या मैथ के अनुसार व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। ठीक है, उल्टा सिस्टम रहेगा, अनुकूल नहीं होंगे। अगर स्पीड आप बढ़ा देते हैं तो समय कम होगा और स्पीड अगर डाउन करते हैं तो समय ज्यादा लगेगा। हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये सवाल आपका जो था वो चाल, समय, दूरी से। अब तीसरा सवाल देखेंगे कहां से है। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से
यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपए, तो उसी दर से 300 रुपए कितने वर्षों में 2400 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन आप लोगों के बीच में है, पहला है 40 वर्ष, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 35 वर्ष, सी ऑप्शन दिया गया है 30 वर्ष और डी ऑप्शन आपके बीच में है 25 वर्ष। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये जानिएगा, ये क्वेश्चन जो आपके बीच में है वो साधारण ब्याज से है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दो भाई होते हैं। ब्याज दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिएगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपए कितने वर्षों में 2400 रुपए हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा, इफ, यदि, एनी अमाउंट, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इतने से आप क्या निकालेंगे, एक ट्रिक देखेंगे आप। ट्रिक के मुताबिक आप क्या जानते हैं, यहाँ से दर निकालिए। पहले दर बराबर हम जानते हैं आर बराबर का डायरेक्ट होता है गुना माइनस के 1 और यहाँ पर बटे में समय हो जाएगा और मल्टीपल 100। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जब दर ज्ञात करेंगे तो जितने गुना कह दिया, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 2 गुना में से 1 कम, तो डायरेक्ट चलिएगा 2 में से 1 गया 1 और समय बटे में 5 आ जाएगा और 100 का गुणा करेंगे। ये सूत्र भी नहीं रटा जाता कभी। 100 का गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है और दर हमेशा परसेंटेज में होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 20 पंच 100 और 20 एकम 20, तो आपकी दर प्रारंभिक कितनी हो गई, 20%। फिर क्वेश्चन ने ये कह दिया कि उसी दर से 300 रुपए कितने वर्षों में 2400 रुपए हो जाएगा। तो देखिएगा, दिया हुआ है पी प्रिंसिपल आपका 300 रुपए है, कितने वर्षों में टी आपको ज्ञात करना है और उसी दर से, तो उसी दर का मतलब जो है जो आपने यहाँ से तय कर ली 20% की दर से कितने वर्षों में 2400 रुपए ये अमाउंट हो जाएगा। तो देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं टी बराबर का एसआई गुणित का 100 अपॉन पी इंटू आर। एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिएगा यहाँ पर अब अमाउंट दिया गया है और मूलधन दिया गया है। सूत्र में तो एसआई की जरूरत है, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज कहीं दिया नहीं गया। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा दिया जाए तो हमेशा एसआई प्राप्त होता है। तो 2400 में से 300 गया तो 2100 रुपया ये आपका क्या बन जाएगा, एसआई। दिया नहीं गया था बट अलग तरीके से दिया गया था। तो 2400 में से हमने 300 घटा दिए, अमाउंट में से जैसे प्रिंसिपल को घटाया तो 2100 रुपए की राशि साधारण ब्याज का काम करेगी। तो एसआई की जगह ये 2100 रख देंगे और गुणित का 100 और मूलधन दिया हुआ है हमको 300 और दर हमने निकाली है 20। अब आपका प्रोसेस केवल इतना रह गया, काटा पैड़ी आंसर। काटा पैड़ी कैसे करना है, इसके लिए आप पहाड़े स्ट्रॉन्ग रखिए। 0 से 0 गया तो इससे 21 हुआ और यहाँ 1 0 से 1 0 करेंगे, 70 का आधा होता है 35, तो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष और संभवतः कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा। तो हमने ऑप्शन पर निगाहें देखी तो यहाँ पर देखेंगे 35 ईयर्स, बी पॉइंट आपका क्या है, आंसर। ओके, चलिएगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपका हर एक चैप्टर से आपके बीच में होगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा कहां से है। चौथा क्वेश्चन आपके बीच में है, यदि अंडर रूट n की पावर 6, यानी कि अंडर रूट के अंदर n की पावर 6 इज इक्वल टू 64 हो तो n का मान क्या होगा।
तो n का मान क्या होगा? पहले ऑप्शन में है 2, बी में है 4, सी में है 16 और डी में है 64। ओके, तो देखिएगा इस सवाल को लगाने के लिए आप दो तरह से सोच सकते हैं, तो दोनों विधियां यहाँ पर देखते हैं। पहला विधि तो ये होगा फर्स्ट मेथड कि आपने देखा अंडर रूट n की पावर 6 बराबर के 64। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि अगर यहाँ पर अंडर रूट n की पावर 6 बराबर के 64 है तो हम दोनों पक्षों का क्या कर दें? वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर हम क्या पाएंगे? LHS बराबर RHS, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो अगर दोनों पक्षों का जब वर्ग करते हैं तो जिसपे अंडर रूट लगा होता है उसका तो अंडर रूट हट जाता है, और इसका वर्ग करेंगे तो ये किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा कराना वर्ग कहलाता है। तो ये हो जाएगा n की पावर 6 और ये हो जाएगा 64 गुणित का 64। अब यहाँ पर n की पावर 6 के बाद 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और गुणित की फिर 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। अब एक कंसेप्ट याद रखिएगा घातांक और करनी चैप्टर का, गुणा में हमेशा घातें जुड़ती हैं और भाग में हमेशा घातें घटती हैं जब आधार कैसे हो? समान हो। तो यहाँ पर देखो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, तो n की पावर 6 बराबर ये हो जाएगा 4 की पावर 6। गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब आप देखो गौर से, यहाँ पर घातें कैसी हो गई? समान। घातें समान हो गई। घातें समान हो जाने पर आधारों की तुलना करने पर वेश, आधारों की तुलना करने पर, अब आधारों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो बोलो जब घातें सेम हो गई तो n बराबर क्या मान मिला? n बराबर 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो n बराबर 4, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में घातांक करनी से भी कह सकते हो और लगा हुआ चैप्टर वर्ग और वर्गमूल से भी कह सकते हो। देखो अब इसका सेकंड मेथड क्या होगा लगाने का? आप सेकंड मेथड ऐसे भी सोच सकते थे। ये तो आपका तरीका हुआ वर्ग वर्गमूल चैप्टर से। अगर घातांक करनी चैप्टर से सोचोगे तो एक नियम बनता है, जैसे ही ये कम शब्दों में सॉल्व हो जाएगा, अंडर रूट n की पावर 6 बराबर के 64। कभी भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ जो अंक है या कोई चर अचर राशि है उस पर जो पावर लगी है तो ये उसके आधार में घातांक के रूप में इस तरह से जाता है n की पावर 6 गुणित का 1/2। अगर अंडर रूट है तो गुणित का 1/2, अगर घनमूल है तो गुणित का 1/3, अगर 4 लगा हुआ है तो चतुर्थ मूल है तो गुणित का 1/4, जो पावर लगी उसमें जाके होगा। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और इसको जब कैंसिल करोगे तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो n की पावर 3 बराबर 4 की पावर 3। अब इधर देखो फिर से घातें क्या हो गई? समान। तो यही लॉजिक हो जाएगा, घातें समान हो जाने पर आधारों की तुलना यही कर देंगे तो n बराबर क्या आंसर मिलेगा? 4। कभी कभी जब आधार समान हो जाते हैं तो घातों की तुलना कर ली जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5वें पर। पांचवा क्वेश्चन आपके बीच में कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है, 1452, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का एक तिहाई है। कैसा है भाई? एक तिहाई है। दूसरी संख्या का एक तिहाई है तो पहली संख्या क्या होगी? या लिख दिया जाए पहली संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या क्या होगी? ऑप्शन में है 11, बी ऑप्शन में है 22, और सी ऑप्शन में है 132, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 44।
11, 22, 132 और 44। सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन कहाँ से है, तो क्वेश्चन को हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो ये संख्या पद्धति से क्वेश्चन बना है और कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो RS अग्रवाल पैटर्न कहता है मैथमेटिक्स के अनुसार कभी भी जब कोई भी सवाल किसी चीज से नहीं समझ में आ रहा हो तो x मानना शुरू कर दीजिए। तो हमने देखा यहाँ पर लिखा हल और हल के बाद लिखा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टूडेंटों की प्रॉब्लम होती है कि हम किस चीज को कौन सी चीज कब माने और कब नहीं मानते। तो ये देखो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का है, तो जो राशि होती है किसी की, तो जिसके अकॉर्डिंग किसी की कंपैरिजन किया जा रहा है हम उसी को मानते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या की चाहे बढ़ाई की जा रही हो या कुबड़ाई की जा रही हो, इसको कहा जाए। अगर चाहे पहली संख्या की अच्छाई की जा रही हो या बुराई की जा रही हो या उसका बड़प्पन करा जा रहा हो या उसका दुर्लभपन बताया जा रहा हो, लेकिन बताया किससे जा रहा, दूसरी संख्या से, तो जिससे कंपैरिजन करते हैं हम सबसे पहले उसी को मानते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे माना कि लेट मी दूसरी संख्या बराबर का x। पहली संख्या की कंपैरिजन जो की गई है वो दूसरी संख्या से की गई है, तो दूसरी संख्या बराबर हमने मान लिया x। अब जब दूसरी संख्या x मान ली तो पहली संख्या अपने आप मनवे को तैयार हो जाएगी भाई कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 1/3 है, तो x का 1/3 ऐसे लिख दो। और मैथमेटिक्स का कंसेप्ट सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर से कहता है कभी भी मैथमेटिक्स में का की के हटेगा तो हमेशा गुणा चिन्ह उत्पन्न होता है। तो देखिएगा यहाँ से x गुणित का 1/3, तो ये मान बन गया x/3। तो दूसरी संख्या आपकी x है और पहली संख्या x/3 तैयार हो गई। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जिससे कभी भी जिसकी कंपैरिजन की जाए तो सबसे पहले उसको मानो जिससे कंपैरिजन की जा रही है। जैसे कह दिया जाए छोड़ दीजिए, चलिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है, तो आप भी तैयार रहिएगा। पहली संख्या x/3 और दूसरी संख्या x, इन दोनों का गुणा करा दिया और बराबर में 1452 रख दिया। अब क्या करना है, अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x² हो जाएगा x²/3 बराबर के 1452। तो x² बराबर पक्षांतर करने पर यहाँ गुणा होगा तो 1452 गुणित के 3, तो x² बराबर 3 दूनी 6, 3 5 15, हाथ में आया 1, 14 त्रिया 42 और 1 43। अब x बराबर बन जाएगा √43 56, यानी कि √4356। अब 4356 को आपका वर्गमूल निकालना है, तो आप लोग वर्गमूल 4356 का निकाल दीजिए, वह आपका x का मान हो जाएगा। तो वो दूसरी संख्या होगी, लेकिन क्वेश्चन ने पहली संख्या पूछी है, याद रखिएगा। और दूसरी संख्या का भी ऑप्शन डाला होगा, जो हम लोग गलती कर देते हैं एग्जाम हॉल में, जो कहा जाए उसी का उत्तर देना है। हमारे मन में संभावनाएं बहुत आएंगी, उस संभावनाओं वाले विकल्प आपके सामने मौजूद रहते हैं। तो हमने जो अपना दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हमें ये काम करना है, तो उसी काम वाले को तुम ढूंढो, बाद बाकी और तुम्हें रास्ते में जो भटकाव वाले मिलेंगे उन्हें नहीं देखना है। एक कहानी सुने होंगे, अर्जुन से जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा महाभारत में कि आपको उस पेड़ पर बैठी चिड़िया का क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा था कि आपको चिड़िया की केवल आंख भेदनी है। तो केवल आंख भेदनी है, तो केवल अर्जुन ने ये आंसर दिया था कि मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाद बाकी और सभी पांडवों कौरवों को कुछ न कुछ दिखाई दे रहा था। तो हमें अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत बनाना है। तो देखिएगा 4356 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने की तो दो विधियां होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। अब आप कंपटीशन का एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो ना तो आपको गुणनखंड विधि लगानी है ना आपको भाग विधि लगानी है। देखिएगा शॉर्टकट में कैसे वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले आप लास्ट वाला डिजिट देखिएगा, लास्ट वाला डिजिट यहाँ पर 6 मौजूद है, और 6 डिजिट हमें वर्ग करने पर किस किस संख्या का मिलता है। एक तो नंबर सिस्टम में हमें 4 चौको 16 करने पर 6 मिलता है, और एक 6 छंग 36 करने पर 6 मिलता है। तो आप अपने मन से रख लीजिए कि या तो इसका इकाई का अंक 4 होगा या इकाई का अंक 6 होगा। 4356 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ये कन्फर्म हो गया।
अब क्या करना है, एक अंक जो आगे 5 आया है इसको कट कर दीजिए, इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे पास दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब आपको 43 को कवर करना है, तो अगर वर्ग कर रहे हो तो वर्ग ही में पढ़ना है, जो संख्या ली उसका उतने ही बार गुणा, और जिससे ऊपर जा ना पाए, भाग विधि कहती है उससे ऊपर जा ना पाए। तो देखो 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 छम 36 और 7 49, मान 43 रह गया है, 49 मान ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा की ओर हमें जाना नहीं है, तो हम कहाँ रुक जाएंगे भाई, 6 छंग 36, तो इसका मतलब है 6 छंग 36, तो एक बार 6 इधर लिख दो, एक बार 6 इधर लिख दो। अब और एक बात बताएं, इतना करने से ही ये कन्फर्म हो गया कि ये या तो 64 का वर्ग है या फिर 66 का वर्ग है, या ये कह सकते हो कि 4356 का वर्गमूल या तो 64 होगा या 66 होगा। अब इसको कन्फर्म करने के लिए याद रखिएगा, एक 65 का वर्ग ज्ञात करने की हम विधि बताए हैं आपको, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, कि किसी भी उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनका इकाई का अंक 5 हो, हेडिंग होगी उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनका इकाई का अंक 5 हो। तो बड़े आसानी से सॉल्व करके हम लोग बिना पेन चलाए निकाल लेते हैं। देखिएगा 65 का वर्ग अगर निकालना है तो 5 25 को 6 के आगे कितना आता, 7, 7 छंग 42, यानी कि 65 का वर्ग 42 25 है। इसको बेस बना करके अर्थात आधार बना करके हम ये चेक करेंगे कि 42 25 से ये मान यहाँ वाला जो आया हुआ है ये मान 43 56 ज्यादा है कि कम। अगर कम है तो 64 का वर्ग है, वो अगर ज्यादा है तो 66 का वर्ग है। तो देखिएगा भाई 4000 जो 225 वर्ग 65 का होता है, तो 4225 से ये मान ज्यादा है कि कम। 4356 का हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, तो 4225 से तो ये मान 4356 ज्यादा होता है, तो ये कन्फर्म हो गया कि ये 66 का वर्गमूल है, 66 का सॉरी वर्ग है। तो 4356 का वर्गमूल क्या है, 66। ठीक, तो 64 यहाँ पर कट हो जाएगा। अब जैसे ही x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 66 66 हुआ, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि दूसरी संख्या नहीं पहली संख्या क्या होगी। वो देखो दूसरी संख्या 66 निकल के आई, तो 66 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसीलिए हम बच गए, इसका आंसर अभी नहीं लगाएंगे। अब पहली संख्या था x/3, तो पहली संख्या x/3, तो x का वैल्यू 66 और 66 में 3 का भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 अर्थात 22 तिया 66, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आपके बीच में है, दो कारों में से एक 300 किलोमीटर की यात्रा 7 सही 1/2 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरी कार 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरा करती है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा पूछा गया है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 2:3, बी ऑप्शन में है 3:4, सी ऑप्शन में है 4:5 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 8:9। तो देखिएगा क्वेश्चन ये आपके बीच में जरूर सरल है, सिंपल है। तो अब ये कहो कि परीक्षा में सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा मानना आपका एकदम गलत है।
बड़े से बड़ा एग्जाम आप देख लीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल हो या एसएससी एमटीएस हो या एसएससी सीएचएसएल हो, एलडीसी हो, अगर लगातार 4 क्वेश्चन कठिन है तो 5वां क्वेश्चन बहुत सरल होगा, और अगर लगातार 2-3 क्वेश्चन सरल है तो चौथा क्वेश्चन कठिन होगा। ऐसा प्रावधान होता है एग्जामिनर के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 कारों में से एक 300 किलोमीटर की यात्रा 7 सही 1/2 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरी कार 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरा करती है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो आप तो ऐसे देखिएगा, सॉल्यूशन करते समय करना क्या है, एक तरफ देखो ये पहली कार हो गई और ये दूसरी कार हो गई। अब चाल बराबर याद होना चाहिए, चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय। रट्टा मारना है किस तरह से, अगर कभी भी दूरी में समय का भाग दे दिया जाए तो हमें हमेशा चाल प्राप्त होती है। क्या याद रखना है भाई, अगर दूरी में तुमने धोखे से भी समय का भाग दे दिया तो वो तुरंत चाल बन जाता है दूरी और समय भले, लेकिन चाल के पदों में यहाँ हो जाता है, दूरी और समय के पदों में चाल मिल जाती है हमें। तो देखो कैसे, पहली कार की दूरी है कितनी, पहली कार की दूरी है 300 किलोमीटर, और इसका समय कितना है, 7 दूनी 14 और 1 15/2 हो जाएगा। 7 सही 1/2 घंटे में है, तो या तो 15/2 लिख दो या इसी को लिख सकते हैं 7.5, दो तरीके हो जाते। जबकि दूसरी कार 450 किलोमीटर की दूरी, ये दूसरी कार ने 450 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, बीच में केवल अनुपात मार दीजिए। अब नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्या कहता है भाई, ये जरूरी नहीं होता मैथमेटिक्स में कि कभी ऊपर ही दशमलव हो तभी नीचे बिंदी आती है, कभी कभी अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर भी बिंदी जा सकती है, ये भी बात आज से जान लो। तो बटे में 7.5 लिखा है, तो बटे से यानी कि हर के मान से अगर दशमलव हटाएंगे तो अंश में एक जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, और इधर देखेंगे काटा पैड़ी करेंगे तो 0 से 0 खत्म हुआ, और ये 15 पना 75 और 15 दूनी 30 यानी कि 200:45। इसको और काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 ना 45, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 को 1 मिनट, 300/75। तो ये हुआ 15 पना 75 और 15 दूनी 30, 200, और 450 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, तो यहाँ से कट गया, तो ये 200 बटे आपका 45 हुआ। तो 45 को यहाँ काटेंगे तो ये हुआ 200:45। अब 200:45 को अगर 5 से काटेंगे तो 5 ना 45 और 500 को 20, 40:9, और ऐसा तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है। पंद्रह दूनी 30, 15 पना 75, हाँ ये गलत हुआ, देखिए ये 5 अभी नीचे रह गया, 15 पना 75, 15 दूनी 30, तो 200/5 और अनुपात ये केवल 45। तो फिर से काटेंगे तो 5 को 20, तो ऑप्शन हो गए 40:45। अब इसको और हल्का कर दीजिए, हल्का करने में एक ही पहाड़े का उपयोग किया जाता है जिससे दोनों मान कटें, तो 5/40 और 5 ना 45, तो आपका अनुपात हो जाएगा 8:9। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 8:9। तो ये भी क्वेश्चन चाल समय दूरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7वां सवाल। 7वां क्वेश्चन आपके बीच में कह रहा है 79 माइनस के 24, 79 माइनस के 24 गुणित 11 माइनस के 6, 11 माइनस 6 को बटे में दिया हुआ है 5 गुणित के 9 माइनस के 13 प्लस के 12 कोष्टक के अंदर, तो बराबर के क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया, और ऐसे क्वेश्चन आपको बैंक क्लर्क और बैंक पीओ में देखने को मिलते हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 8 सही 7/20, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 55/4, और सी ऑप्शन में दे रखा हुआ है 5/4, और डी ऑप्शन में है 1/20। तो देखिएगा क्वेश्चन एकदम सिंपल,
करना है आपको सिंप्लीफिकेशन से भी है, सरलीकरण चैप्टर से। एक बार फिर से लिख लेते हैं, 79 माइनस के 24 मल्टीपल 11 माइनस का 6 और बटे में लिखा हुआ है 5 गुणित 9 माइनस का 13 प्लस के 12। तो देखो करना क्या है, मैथमेटिक्स में जैसा कहता जाए वैसा करते जाइए। ऊपर माइनस करना है, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गए 5 यानी कि 55 गुणित का 11 में से 6 गए 5, 55 गुणित 5 ऊपर का मान बन गया। नीचे का मान बन जाएगा 9 पे 5 45, तो 45 माइनस के 13 12 25, क्योंकि कोष्टक के अंदर है तो जोड़ करके बाहर आएंगे। फिर हमने यहाँ देखा 55 गुणित 5 और बटे में 45 में से 25 गए तो 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गए 2 और ये हो जाएगा 5 को 20। तो आपका आंसर बना 55/4। अब अगर इसे संयुक्त भिन्न में बदलना हो तो 4 का भाग दे सकते हो, लेकिन उससे पहले नजर मारी ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी 55/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपके बीच में है, अंडर रूट 441/3 गुणित अंडर रूट 225/5 गुणित 64/अंडर रूट 256 और बराबर के क्वेश्चन मार्क। तो इसको सिंप्लीफिकेशन से भी कह सकते हैं और वर्गमूल से भी कह सकते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पहले ऑप्शन में है 21, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 28 और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 48 और डी ऑप्शन आपके बीच में है 84। तो देखिएगा क्वेश्चन कहां से है, ये तो पता ही चल गया। तो सबसे पहले आप देखिएगा वर्गमूल का सारा यहाँ पर रोला है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि कभी भी कंपटीशन की अगर आपको तैयारी करनी है तो 1 से लेकर के 40 तक के वर्ग कंठस्थ याद रखिएगा। कंठस्थ याद रखना ही रखना है, तभी आप कंपटीशन के यहाँ कदम रखिएगा, अन्यथा आप कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 40 तक के वर्ग, 21 तक के घन और 25 तक फुटकर पहाड़े याद नहीं है तो कंपटीशन में मैथ आपका एकदम स्लो ही बना रहेगा। ये मैथमेटिक्स के 3 औजार ऐसे हैं जिन्हें आप अपने आप में कवर कर लो तो आपका मैथ एकदम सिंपल रहेगा। तो देखिएगा 441/3 अंडर गुणित का अंडर रूट 225/5 गुणित 64/अंडर रूट 256। तो इस सवाल को यहीं का यहीं सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, अगर याद है तो 441 का वर्गमूल होता है 21 और हाल बटे में गिरा 3, गुणित का 225/5 अंडर रूट है तो 225 किसका वर्ग होता है 15 का, अर्थात 225 का वर्गमूल 15 और बटे में गिरेगा 5 और गुणित का यहाँ आए तो 64 ऊपर है और 256 का वर्गमूल होता है 16, 16 16 256। अब हम लोग यहाँ पर काटा पैणी करेंगे, तो काटा पैणी करने के लिए देखिएगा 5 दिया 15 तो 15 से 15 कट गए और 16 चौको 64 तो 21 चौको 84। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 84। तो डी ऑप्शन आपके बीच में हो जाएगा 84। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी कभी हमें पुरानी बातें भूलनी है। कभी किसी ने कह दिया रटन विद्या फलंत नहीं, भूल जाओ तो आवत नहीं, ये बातें वहीं पर छोड़ दीजिए। कंपटीशन में अगर आपको बैठना है तो जितना आप रटे हैं, चाहे जीके जीएस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, रटने वाले का परफॉर्मेंस पहले जो रटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो तो पहले आएंगे ही आएंगे, फिर आपको कंसेप्ट वाइज याद रखना है। सवाल नंबर 9 आपके बीच में है, परसेंटेज चैप्टर से। बहुत अच्छा सवाल है लेकिन एकदम सिंपल सवाल है। 1/2 1/4 का 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है? अधिकांशतः ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं परसेंटेज के। 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला 50%, बी में लिखा हुआ है 33 सही 1/3%,
और सी ऑप्शन है 150% और डी ऑप्शन में है 200%। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक भाषा शैली सुनिएगा। जो राशि है वो हमेशा ऊपर और जिसकी वो राशि है वो हमेशा नीचे, और बस परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 का गुणा करा देते हैं। इतना कंसेप्ट तो आपको याद होना चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो जो राशि है, ऐसे भी समझ लीजिए, हम लोग फार्म भरते हैं तो हम जो है वो हमारा नाम ऊपर भरा जाता है, आप लोगों का नाम ऊपर भरा जाएगा फार्म में। फिर हम किसके हैं? माता पिता के, तो माता पिता का नाम तुरंत नीचे आता है कि नहीं आता भाई? तो इसी तरह से कंसेप्ट को याद रखिएगा। ये 1/2 है 1/4 का, तो जो है वो ऊपर और जिसका है वो नीचे, और यहाँ पर पूरे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, या ऐसे कहिएगा बाह्य बाह्य का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2 गुणित के 100, 2 दूनी 4, 100 दूनी 200, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 200%। अब आप डी आंसर लगा दीजिए, और इस लेक्चर को सुनकर के कोई भी सवाल आपके बीच में इस तरह का आए तो बस इसी भाषा शैली को याद रखिएगा। जो है वो ऊपर और जिसका है वो नीचे, और 100 का गुणा किस लिए कराते हैं? किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए। काटा पैड़ी आंसर। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? 5 मीटर लंबा 5 मीटर लंबा 3 मीटर ऊंचा, 5 मीटर लंबा 3 मीटर ऊंचा एवं 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले दीवार को बनाने के लिए दीवार को बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर गुणित 12.5 सेंटीमीटर गुणित 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर माप के कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन आपके बीच में। पहले ऑप्शन में है 1000, बी ऑप्शन में है 1080, सी ऑप्शन में है 1100 और डी ऑप्शन है 1280। मान लो आपको कोई मकान बनवाना है या छोटा सा कमरा बनवाना है, ये माप जो दी गई है देखिएगा। तो इतना 5 मीटर लंबा 3 मीटर ऊंचा एवं 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले दीवार को बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर गुणित 12.5 सेंटीमीटर गुणित 7.5 सेंटीमीटर माप के कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? आप कारीगर से हाव भाव ले रहे हैं, हम पे इतना पैसा है कि नहीं है? तो देखिएगा कारीगर बताएगा कैसे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप क्या करिएगा, हमेशा याद रखिएगा ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की, पत्थरों की, टाल्सों की, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ईंटों की संख्या बराबर क्या करना है आपको? दीवार का आयतन और बटे ईंट का आयतन। और ठोस वस्तुओं का हमेशा आयतन ज्ञात किया जाता है। ठीक, देखिएगा दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। अब LVH होगा तो 5 गुणित के 3 और गुणित के 20 बटे में कितना है भाई? 25 सेंटीमीटर गुणित के 12.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो एक बात याद रखना है, बस यहीं पर किताबें नहीं बोला करती, तो बोलते कौन है? टीचर। देखिएगा यहाँ पर मात्रकों का समान होना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बट क्या आपको याद रखना है कि मात्रक समान होने चाहिए, जब भी मैथमेटिक्स में काटा पैड़ी हो सकती है।
अगर मात्रक समान नहीं है तो काटा पैड़ी नहीं हो सकती। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर एक मान मीटर में है, दूसरा ऊंचाई वाला भी मीटर में है और तीसरा सेंटीमीटर में है, और नीचे वाले तो सभी मान भाई सेंटीमीटर में हैं, तो कोई मीटर में कोई सेंटीमीटर में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो या तो हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर लें या सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो याद रखिएगा, हमेशा ऐसे सवालों में जब भी मीटर सेंटीमीटर को या कभी भी किसी राशि को बदलने की जरूरत पड़े तो हमेशा बड़ी राशि को छोटी राशि के अकॉर्डिंग बदला जाता है, बड़ी राशि को छोटी राशि के अकॉर्डिंग बदला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 5 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 3 मीटर ऊंचा है तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है ही, और नीचे का सारा मटेरियल सेंटीमीटर में है। तो अब अपना नंबर सिस्टम का लॉजिक आया, यहाँ से और यहाँ से दशमलव हटेगा तो 2 यहाँ पर बिंदी अर्थात 100 ऊपर गिरेगा। अब काटा पैड़ी कर दीजिए भाई। अब काटा पैड़ी जब करेंगे तो देखो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, और फिर से जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 तिया 75, 25 तिया 75, और ये हो जाएगा आपका 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। फिर काट दो इसी को तो ये हो गया 3 चौको 12, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ओके, अब फिर से काट दीजिए 5 चौको 20, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और ये वाले 20 बचे हैं। तो 64 गुणित 20 करोगे तो ये हो गया 0, 64 दूनी 128, अर्थात 1280 ईंटें लगेंगी। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इतनी दीवार अगर आपको तैयार करानी है, इस ईंट की माप की आपको मंगानी है, तो आपको 1280 ईंटें मंगानी होंगी। तो प्रेजेंट समय में ईंटों का भाव बहुत महंगा चल रहा है, कम से कम 7200 या 7800, 8000 तक की भी 1000 ईंटें पड़ रही हैं। ठीक है, तो देखिएगा 1280 ईंटें मंगानी पड़ेंगी, अर्थात 1000 से ज्यादा। अगर वर्तमान समय में आपको ईंटें मंगानी है तो 1280, तो इसका मतलब समझिएगा कि कम से कम 9000 रुपए का खर्चा है ईंटें मंगवाने। सवाल नंबर 11, 11वें सवाल की ओर चलते हैं। अच्छा सवाल है। 11 सवाल कह रहा है, एक वृत्त की परिधि, ये देखो सर्किल, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या के बीच का अंतर एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। अब ऑप्शन आपके पास है, क्या 14 सेंटीमीटर होगा, क्या 28 सेंटीमीटर होगा, क्या 42 सेंटीमीटर होगा, कि 45 सेंटीमीटर होगा? बोलो बोलो भाई। तो देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सर्किल से है, वृत्त से है। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो पता होना चाहिए वृत्त का व्यास का मतलब है त्रिज्या का दूना व्यास कहलाता है, तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लें। तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन जैसा कहे तुरंत उत्तर आपके दिमाग में मड़राना चाहिए, तभी आपकी तैयारी का कोई मायना है। एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि हम जानते हैं 2πr, और त्रिज्या यानी कि -r, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। तो एक वृत्त की परिधि 2πr और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो 2πr माइनस का r बराबर कितना दिया भाई 37। हम यहाँ से क्या करें, कॉमन वाली चीज कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से r बाहर ले लिया, तो 2π माइनस का 1 बराबर के 37। अब आप जानते होंगे, बी नो दैट, क्या जानते होंगे भाई, पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे r 2 गुणित के 22/7 माइनस के 1 बराबर के 37।
तो फिर ये भी जानते होंगे 22 दूनी 44 हो जाएगा बटे 7 माइनस का 1 बराबर के 37। फिर आप ये भी जानते होंगे 7 एकम 7, तो 44 में से 7 गए भाई, तो ये हो जाएगा 37 बटे 7 बराबर के 37। अब देखो आपके सामने मान रखा हुआ है एकदम, अब केवल छाछ आपके सामने है तो गिलास उठा के पीना है। तो क्या करना है भाई, 37 से 37 खत्म हो गए, तो आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अगर इसी क्वेश्चन में त्रिज्या पूछ लेता तो यही 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन ने तो पुटअप किया है उसका व्यास ज्ञात करिएगा, तो व्यास ज्ञात करने के लिए 2r होता है, तो यहाँ 2 गुणित के 7, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक बात और, अगर आपने त्रिज्या ज्ञात कर ली है तो यही क्वेश्चन में कभी कभी वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो वो सूत्र लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आर ज्ञात हो गई तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज क्लियर। तो इस तरह से अब इसमें एक बात और मजे की है भाई, आप ये बात याद रखिएगा, ये तो हमने आपको लगा के बता दिया, अब एमएस रूल के मुताबिक आप याद रखना, क्या याद रखना कि कभी भी इस तरह का सवाल आपको नजर आए परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर, तो ये आप हमेशा याद ही रखना 37 बटे 7 होता है, और बराबर के जो अंतर दे दिया जाए सो उसका वैल्यू रखो, तुरंत आर का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी कि त्रिज्या और परिधि का अंतर आर गुणित के 37 बटे 7 हमेशा याद रखो, और क्वेश्चन में इसका 37 सेंटीमीटर की जगह जो भी मान आए काटा पेड़ी करके तुरंत आर का मान ज्ञात हो जाया करेगा, आपको हर क्वेश्चन में इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे तो आप जरूर आगे अपने दोस्तों को बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, और ये रेलवे टेक्नीशियंस लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट वाला टॉपिक आपके बीच में चल रहे हैं, उसी के आधार पर लगभग 20 या 21 क्वेश्चन आते हैं आपके में अर्थमेटिक के, फिर आपके 4 क्वेश्चन आते हैं एडवांस मैथ के, फिर आपकी रीजनिंग, टोटल क्वेश्चन बनते हैं 70। सवाल नंबर आपका होगा 12, ये भी अच्छा सवाल है, देखिएगा 12। 10 मीटर तथा 15 मीटर ऊंचे 10 मीटर तथा 15 मीटर ऊंचे 2 खंबे भू सतह पर अवस्थित हैं। देखो भाई 10 मीटर तथा 15 मीटर ऊंचे 2 खंबे भू सतह पर स्थित हैं, अवस्थित हैं, यदि उनके पाद के बीच की दूरी यदि उनके पाद के बीच की दूरी 12 मीटर हो, कितनी हो, 12 मीटर हो, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी होगी, पहले ऑप्शन में है 12 मीटर, बी ऑप्शन में है 12.5 मीटर, सी ऑप्शन में है 13 मीटर, और डी ऑप्शन में है 13.5 मीटर। अच्छा सवाल है ये भाई, ठीक है, थोड़ा अच्छा देखे, थोड़ा इंक कोशिश करिएगा लगाने की थोड़ी देर। देखिए 10 मीटर तथा 15 मीटर ऊंचे 2 खंबे भू सतह पर अवस्थित हैं, तो भू सतह पर अवस्थित हैं इसका मतलब जमीन पर। ये देखो एक ये खंबा 10 मीटर ऊंचा है, और एक ये खंबा जो है वो कितना ऊंचा है, 15 मीटर ऊंचा है, लेकिन उनके पाद के बीच की दूरी, पाद का मतलब होता है जो सिरे जमीन से लगे हुए हैं, पाद के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये दूरी जो है वो कितनी है भाई,
12 मीटर है। ये फर्स्ट खम्बा हो गया, ये सेकंड खम्बा हो गया। तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी? तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी देखो भाई कैसे होगी, ये 15 तक गया, ये 10 तक गया, तो अपन को दूरी कैसी मिलेगी? ऐसे, इनके बीच की दूरी यही तो शो होगी। अब इसको निकाला कैसे जाए भाई? तो घबराना नहीं है। अगर भाई ये चीज 12 है तो आप यहाँ से एक ऐसे 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 डॉट 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 इसको कहते हैं लंब डाल देंगे क्षैतिज में, तो ये भी तो 12 ही होगी। तो ये वाली माप अगर इसको आप डार्क लाइन से कर दोगे तो ये कितना हो गई? 12। भाई जब नीचे अगर ये गैपिंग 12 है तो ऊपर भी 12 और सबसे टॉन पे भी 12 होगी। अब हमने क्या देखा, अगर ये समांतर यहाँ तक जाए ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब अगर ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 15 है, तो ये भी तो 10 ही रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर ये 10 हो गई तो बोलो यहाँ से यहाँ तक का ये मान फिर कितना हो जाएगा? 5। अब ये 5 हो गया और यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज भी बन रहा है। समकोण त्रिभुज जैसे ही बन जाए तो क्या होता है फिर भाई? समकोण त्रिभुज एबीसी में नाम धर दो, एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी में किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या याद होना चाहिए आपको? कर्ण का स्क्वायर बराबर के आधार का स्क्वायर और प्लस के लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर और आधार क्या है? AB का स्क्वायर और प्लस के लंब का स्क्वायर क्या है भाई? BC का स्क्वायर। AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा 12 का वर्ग और ये हो जाएगा 5 का वर्ग। तो AC का स्क्वायर बराबर 12 12 144 5 25। तो AC का स्क्वायर बराबर के ये हो गए 169, 5 4 9 4 2 6। और ये LHS साइड का कभी भी वर्ग हटता है तो ये RHS में वर्गमूल बन जाता है और 169 का वर्गमूल प्रिय विद्यार्थी होता है 13 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर तो मात्रक लगा है, 13 होता है। तो यहाँ पर सॉरी आंसर मीटर में होगा क्योंकि मात्रक मीटर में है, तो 13 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल थोड़ा पढ़ने से ऐसे लग रहा था जैसे ट्रिग्नोमेट्री से हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसे क्वेश्चन तो मैथमेटिकल रीजनिंग में भी आ सकते हैं भाई। चलिए सवाल नंबर 13। तेरहवां क्वेश्चन आपके बीच में है, किसी संख्या के 3/8 का 4/5 बराबर 24 है तो उसका 250% क्या होगा? ये रहा क्वेश्चन। पहले ऑप्शन में दे रहा है आपको 100 होगा, बी में दिया है 160 होगा, सी में दिया है क्या 120 होगा और डी में दिया हुआ है 200। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस सवाल में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए आपका। माना की संख्या बराबर के x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार क्या दिया? x के 3/8 का 4/5 बराबर के 24 है, तो का की के हटा गुणा 4/5 बराबर 24। अब एक बात देखो इधर, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, तो x बराबर 8 40 और 40 दूनी 80। तो x का वैल्यू तो 80 आ गया। अगर ये पूछ लेता तो वह संख्या क्या है तो 80 आंसर दे देते, लेकिन
उस संख्या का यानी कि उसका 250% क्या होगा, इसीलिए 80 का 250% ज्ञात करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, का हटेगा गुणा लगेगा, परसेंटेज हटेगा तो हमेशा बटे में 100 गिरता है। तो 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म हो, 25 8 200, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 200। ये डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां, क्वेश्चन कह रहा है, एक शिविर में एक शिविर में 1000 सैनिकों के लिए 1000 सैनिकों के लिए 54 दिन का भोजन था। 54 दिन का भोजन था। एक शिविर में 1000 सैनिकों के लिए 54 दिन का भोजन था। 6 दिन बाद 600 सैनिक और आ गए। 600 सैनिक और आ गए तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंग आता है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 30 दिन, बी ऑप्शन में दिया है 40 दिन, सी ऑप्शन आपके बीच में है 25 दिन, और डी ऑप्शन तो दे रखा है भाई 35 दिन। तो बता डालो आप लोग आंसर क्या होगा। तो सुनिएगा, इसका एक कंसेप्ट है। सबसे पहले दिया, एक शिविर में 1000 सैनिकों के लिए 54 दिनों का भोजन था। 6 दिन बाद 600 सैनिक और आ गए तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो पहले तो ये देखो, 1000 सैनिक होते तो 54 दिन चलता अगर अल्टरनेट बराबर बने रहते, लेकिन 54 दिन का ये सामग्री था। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर कि 6 दिन बाद। तो एक बात बताओ, 6 दिन 1000 लोगों ने खाना खाया, तो उसमें 6 दिन अगर 1000 लोगों ने खाना खाया तो खाना खा चुके, तो जो बात खत्म हो चुकी उस पर अब हमें विचार नहीं करना चाहिए। भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो दोबारा लौट करके नहीं आती। तो यहाँ पर 6 दिन अगर भोजन खप चुका है तो इसका मतलब है कि 6 दिन की बात खत्म कर दी जाए। 6 दिन भोजन हुआ है, यदि 600 आदमी ना आए, यदि 600 आदमी ना आए तो फिर 1000 लोगों के लिए वही भोजन कितने दिन चलेगा, 48 दिन तक। भाई अगर 1000 आदमी है और 54 दिनों के लिए भोजन था और 6 दिन हम लोग खा चुके हैं चुपचाप, तो 48 ही दिन तो शेष बचे। तो 1000 लोग 48 दिन अभी भी खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तभी घटना घट जाती है, होता क्या है, यहाँ पर 600 सैनिक और आ गए 6 दिन बाद। तो 1000 तो पहले से ही थे और यहाँ पर 600 और आ गए। अब यहाँ पर हो जाएगा D2। तो यहाँ पर एक यहाँ समीकरण ले सकते हैं, M1D1 बराबर के M2D2। तो 1000 सैनिकों के लिए ये खाना था 48 दिन का, और ये हो गया 1600 गुणित के D2। अब काटा पाड़ी कर देनी है, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 16 3 48 और 10 तिया 30। तो D2 बराबर आ गया 30 दिन। तो अगर 600 व्यक्ति और आ जाएं तो ये भोजन फिर 30 ही दिन चलेगा। वैसे तो कितने दिन चलता, 48 दिन। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भोजन कितने दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। तो भैया चलता तो 48 दिन, लेकिन 30 ही दिन चल पाएगा, तो 18 दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 15वां क्वेश्चन। वो आपका औसत से होगा।
और आज 15 क्वेश्चन का टारगेट आपका पूरा करते हैं, ठीक है। फिर कल सेट नंबर 2 होगा RLP का, RALP है ना, रेलवे का। ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन। CBT पेपर एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपके बीच में है, ठीक है। रीजनिंग के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको कल से मिलने लगेंगे, मैथ के भी और रीजनिंग के भी। 20 छात्रों की 20 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक 16 वर्ष के छात्र के चले जाने तथा एक नए छात्र के एक 16 वर्ष के छात्र के चले जाने तथा एक नए छात्र के आने से सभी की औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है। 13.8 वर्ष हो जाती है, तो नए छात्र की आयु क्या होगी? तो नए छात्र की आयु क्या होगी या क्या है? पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 14 वर्ष, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 13 वर्ष, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 12.5 वर्ष और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 12 वर्ष। तो देखो, नंबर एवरेज टोटल, सवाल कोई भी आपके बीच में कभी भी किसका आ जाए, औसत का, तो हमेशा MS रूल के मुताबिक या हमारे चैनल से आप एक बात सीखेंगे, कुछ टॉपिकों में आपको कुछ चीजें हटके मिलेंगी। याद रखना है नंबर एवरेज टोटल, नंबर एवरेज टोटल सीरीज ये हमेशा बनाना है अधिकतर क्वेश्चनों में। तो कैसे? MS रूल के मुताबिक आपने देखा NAT, N का मतलब नंबर, A का मतलब एवरेज, T का मतलब टोटल। तो 20 छात्रों की औसत आयु भाई 14 वर्ष है, तो यहाँ पर गुणा करा दीजिएगा नंबर और एवरेज का, तो हमेशा टोटल प्राप्त होता है। तो 14 दूनी 28, 280 हो गया। अब यहीं पर प्रक्रिया कर दीजिए, 16 वर्ष के एक छात्र के चले जाने पर ले 280 माइनस के 16, एक छात्र चला गया और एक नए छात्र के आने से, तो उस छात्र का नाम ले लीजिए ए। एक नया छात्र आ गया तो वो ऐड होगा, भाई जो जा रहा है तो वो माइनस, जो आ रहा है वो प्लस करेगा। ऐसा जब हुआ तो नए छात्र की आयु क्या होगी, लेकिन लिखा कि आने से सभी की औसत आयु 13.8 वर्ष हो गई। तो इसका मतलब ये है, इसी सेंटेंस को यहाँ उठा के ले आओ, यानी कि 280 माइनस के 16 प्लस ए, ये टोटल है। और कैंडिडेट यहाँ से 20 हद पहले एक गया और एक फिर आ गया, तो किसी के स्थान पर एक गया और एक दूसरा आ गया, तो व्यक्ति तो उतने के भाई उतने ही रहे। अगर कह दिया जाए किसी बर्तन में 10 किलो गेहूं रखे हैं, 1 किलो गेहूं निकाल करके किसी को दे दिया गया और 1 किलो वहां पर लाहा रख दी गई, सरसों रख दी गई, तो वजन तो 10 किलो का 10 किलो रहा। तो इसी तरह से एक व्यक्ति यहाँ से कहीं चला गया और एक व्यक्ति दूसरा आ गया, तो यहाँ पर कैंडिडेट तो 20 के 20 ही रहे। और औसत कहता है कि यहाँ पर कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, और वो बराबर के कितना है, 13.8। अब सॉल्व कर दीजिए, तो 280 में से 16 गए तो शायद 264 बचे, और प्लस का ए बराबर के ये हो जाएगा 13.8 गुणित के 20, तो 264 प्लस के ए बराबर के 0, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26 और 1 27, एक अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 264 प्लस के ए बराबर 276, तो ए बराबर 276 माइनस के 264। कीड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं,
तो देखो 6 में से 4 गए, 2 7 में से 6 गए, 1 2 में से 2 गए, कुछ नहीं, तो ए बराबर हो गया 12 वर्ष। ए का वैल्यू यानी कि आने वाला लड़का ए है, ये है जाने वाला लड़का, ये है आने वाला लड़का, है ना। तो ये हो गया जाने वाला जे, आने वाला ए, कमिंग सून हो रहा है, तो 12 वर्ष, तो 12 वर्ष आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके बीच में। और रामपुरा की पाठशाला फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर है। मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चनों को लेकर के जल्द से जल्द आपकी जो भी परीक्षा जो नतीजे लगी होगी उसी के प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आपके बीच में होंगे। तो आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, सभी को शुभ रात्रि।